हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको आप लोगों को पता होगा कि मैं हिंदी की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं। आज मैं तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। पहले लेक्चर में मैंने विधिवत तरीके से सर को आपको बताया है क्या कैसे क्या होता है। उसके बाद दूसरा लेक्चर में व्यंजन के लेके आया था। व्यंजन को मैंने दो तरीकों का उनका वर्गीकरण किया था। एक स्थान के आधार पर और दूसरा मैंने बताया था प्रश्न के आधार पर, यानी कि जो बोलते हैं वो कहाँ से रुकावटें आती हैं जिन व्यंजनों को बोलने के लिए। तो दूसरा मैंने प्रश्न के आधार पर बताया था। तो उसमें भी ये बताया था स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अंतास, ऊष्म और उच्छिप्त व्यंजन और अयोगवाह के बारे में बताया था। उसी के आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अब 2 तरीके से और व्यंजन होते हैं, जैसे कहते हैं स्वरतंत्र के आधार पर व्यंजन और वायु या प्राण या श्वास के आधार पर इन व्यंजन 2 तरीके से और व्यंजनों को बांटा गया है। तो आइए मैं इनकी चर्चा करता हूँ। 2 तरीके जो व्यंजन है, तो पहला मैं बता रहा हूँ आपको स्वरतंत्र के आधार पर व्यंजन। पहला जो है ठीक है, पहला मैं स्वरतंत्र के आधार पे आपको व्यंजन बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्वरतंत्र में होते हैं, इसमें 2 तरीके से व्यंजनों को बांटा गया है। कौन कौन से होता है? इसमें होता है अल्पप्राण, वो सघोष और अघोष। इनको जो स्वरतंत्र के आधार जो होता है, स्वरतंत्र में कंपन के आधार पर होता है। 1 मिनट, स्वरतंत्र में कंपन के आधार पर, ठीक है, आधार पर। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या? सघोष और अघोष। क्या है? अघोष और दूसरा होता है सघोष। ठीक है, इनमें जो व्यंजन होते हैं सघोष और अघोष। अब अघोष और सघोष में अघोष को कैसे बताते हैं और पता करते हैं, और सघोष क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वरतंत्र में जो कंपन, जिसमें कंपन होता है उसको बोलते हैं सघोष, और जिसमें कंपन नहीं होता है उनको बोलते हैं अघोष। जैसे कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पहले व्यंजन लिख लेते हैं। ये जो व्यंजन है, इसमें मैंने क्या बताया है, जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में स्वरतंत्र में जो कंपन होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होता है उनको बोलते हैं अघोष। जैसे आइए हम देखते हैं, इनको बोलते हैं, बोल के पता करते हैं। यानी कि जिसमें कंपन होगा वो हो जाएंगे सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होगा वो हो जाएंगे अघोष। एक तरीके से और समझ लिए, जो मुख द्वार है, जिसमें जो व्यंजन मुख के आगे भाग से ही निकल आते हैं उनको बोलते हैं, जिसमें उनमें कंपन नहीं होगा, जो आगे से निकल आएंगे। जिनमें कंपन नहीं होगा उनको बोलते हैं अघोष, और जिनको बोलने में कंपन यानी आवाज निकलती, कंपन होता है, उनको बोलते हैं सघोष। तो देखिए, आइए चैप्टर देखते हैं। तो बोलते हैं क, ख, ग, घ, य। जो अड़ा है वहां जो है, ये देखिए जैसे क, ये देखिए आगे से ही निकल रहा है। ख, ये भी आगे से निकल रहा है। ग, घ, अंग, ये देखिए पीछे, बिल्कुल पीछे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जिसमें जो पहले निकल रहे हैं, यानी कि ये जो हर वर्ग का, यानी जो पहला और दूसरा जो है
इनका जो हम बोल रहे हैं तो इनमें जो कंपन है बिल्कुल नहीं निकल होता है। और जो आगे जो बोल रहे हैं ग ग घ अंग, ऐसे ज झ उ ट ट ठ, ये आगे से निकल रहे ट ठ ड ढ अण। ये देखिए आप लोग पीछे से बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, यानी आगे शुरू हो एकदम पीछे तक जा रहे हैं, यानी पहला और दूसरा जो है बिल्कुल आगे से ही निकल रहा है, और जो तीन बचे हुए हैं वो एकदम पीछे से निकलते जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो जिनमें इनमें कंपन नहीं हो रहा है, जो आगे से निकल रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, जिनमें कंपन नहीं होगा उनको क्या बोलते हैं, अघोष। ठीक है। और जो ये बचे हुए हैं, ठीक है, इनको इनमें कंपन हो रहा है, ये पीछे से आ रहे हैं, इनको वो क्या बोलेंगे, सघोष। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो क्या होगा, अघोष में क्या होगा, हर वर्ग का, इनको वर्गों में आपको मैंने कल बताया था, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग, ये मैंने आपको कल बताया था। तो जो अघोष होगा, तो इसमें क्या हुआ, हर वर्ग का अघोष में पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाएगा, अघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा वो होगा सघोष। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, अघोष और सघोष। और इसके बाद दो चीज और होती है, अंतास्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आगे भी काम लेंगे। जो होते हैं अंतास्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कल मैंने आपको बताए थे अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन जरा आप लोग बताएं। जो अंतास्त व्यंजन बताया था, क्या क्या था, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन मैंने कौन कौन से बताए थे, शा, शा और शा और हा, ये मैंने ऊष्म व्यंजन बताए थे। अब इनको भी अंतास्त और ऊष्म में भी देख लेते हैं, कौन कौन से अघोष होंगे, कौन कौन से सघोष होंगे। तो आइए इनको भी बोल के देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। तो या, र, ल, व, ये देख लीजिए, या, र, ल, व, ये तो बिल्कुल आगे से निकल रहे हैं ना, आगे से निकल रहे हैं कौन कौन से, यानी सघोष। सघोष कौन कौन से होते हैं, जिनमें जैसे स्वरतंत्र में कंपन होता है, य, र, ल, व, ह, ये जैसे ये। और जो अंतास्त व्यंजन हो गए, य, र, ल, व, ये बिल्कुल देख लीजिए, य अंदर से आवाज आ रही, व, ल, र अंदर से आवाज आ रही। और जो इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये सा, शा और हा जो है, इनको बोल के देख लीजिए, श आगे से आ रहा, श ये भी आगे से आ रहा, श ये भी आगे से आ रहा, हा, ये हा बिल्कुल पीछे से आ रहा। यानी कि जो ये जो ऊष्म व्यंजन यानी तीनों सा जो हैं, ये हो जाएंगे अघोष, इनमें स्वरतंत्र में कंपन नहीं हो रहा है। तो यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस कौन से, प्लस तीनों सा, यानी शा, शा और शा, ठीक है, तीनों सा। और उसके बाद जो बचा है वो अघोष, वो सघोष हो जाएगा। सघोष में क्या होगा, हा प्लस अंतास्त व्यंजन। ओके, ये चीज समझ में आ गई।
अंतास्त व्यंजन के कौन कौन सा होगा, और सघोष में सघोष अघोष, ये चीज आपको बस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आगे बताते हैं दूसरे जो मैंने बताया, उसके बाद बोला है स्वर तंत्र, जो ये स्वर तंत्र के आधार पर बता दिया। अब एक तरीके से बांटते हैं इनको, प्राण या वायु या श्वास के आधार पर व्यंजन के को किस तरीके से बांटा जाता है, तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो इसको लिखा रहने देते हैं, ये हर चीज के लिए काम देगा। हाँ, इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, जो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर सघोष होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। सभी स्वर सघोष होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं मैंने आपको बताए हैं स्वर कितने कितने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात दूसरी तरीके से, अब इसको बताते हैं प्राण या वायु या श्वास के आधार पर। अब व्यंजन को बांटते हैं प्राण, प्राण या वायु या श्वास के आधार पर। इसको भी हम दो तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से? इनके दो तरीके से होता है, अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, अब इनको हम देखते हैं। देखो, जिन व्यंजनों को बोलने में जो फेफड़ों से वायु जो होती है जहां पर कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में फेफड़े से जो वायु होती है वो अधिक निकलती है उसे बोलते हैं महाप्राण। समझ में आ गया? अल्प प्राण क्या होगा? फेफड़ों से वायु कम और फेफड़ों से वायु ज्यादा, महाप्राण होगा। तो आइए इनको देखते हैं, तो बोल के देखते हैं। क बहुत कम आवाज वो निकल रही वायु, ख आवाज थोड़ी ज्यादा, ग भी कम, घ ज्यादा, अंग इसमें कम। फिर अगला देखते हैं, च बहुत कम वायु, छ ज्यादा हो रही, ज झ, अरे ये तो प्रैक्टिकली निकल रहा है भाई, बोल के देखिए, अपने आप समझ में आ रहा है। देख लीजिए, क बिल्कुल कम आवाज निकल रही, ख ज्यादा आवाज निकल रही, ग बहुत कम, घ देखिए, अपने आप बोल के देखिए, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है खुद। जैसा मैंने आपको बताया अल्प प्राण वायु प्राण में, तो महाप्राण में तो क्या होगा, क ख ख ज्यादा निकल रही, ग इसमें कम, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा इसमें कम वायु निकल रही है ना, तो क्या होगा, अल्प प्राण उसमें जिसमें कम निकलती है तो अल्प प्राण हो जाएगा। जिसमें ज्यादा निकल रही है वायु उसको महाप्राण कहते हैं। तो इसमें पहले, तीसरे और पांचवें, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग वर्ण, ठीक है, क्या होगा, अल्प प्राण। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होगा, ठीक है। इसके बाद इनको देख लेते हैं, जो और जो व्यंजन है इनको अंतास्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में देख लेते हैं, इनमें कौन से अल्प प्राण और महाप्राण होंगे। तो इनको भी हम लोग पढ़ के करके देखते हैं उच्चारण इनका। तो य, र, ल, व, श, 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 ह, अरे प्रैक्टिकली हो रहा है भाई। देखो, या, य, र, ल, व, इनको बोलना है तो बहुत कम हवा निकल रही है, और वही ऊष्म व्यंजन जो है श, 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 ह, इनको बोलना है थोड़ी हवा ज्यादा निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, अंतास्त व्यंजन होंगे। कौन से अंतास्त व्यंजन जो होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण,
और जो ऊष्म व्यंजन होंगे श श श हा, इनमें वायु ज्यादा निकल रही है, तो क्या होगा, ये महाप्राण हो जाएंगे। तो क्या होगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और ये क्या है, अंतास्त व्यंजन। क्या होगा, अल्प प्राण। और महाप्राण में हमने बताया दूसरा, हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो अल्प प्राण, महाप्राण आपको मैंने बताया। इसमें कोई चीज आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट में लिखना, जो ना समझ में आया हो। तो इसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन क्या होता है, निरानुनासिक व्यंजन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण यानी जिसमें फेफड़ों से वायु कम निकलती है, अल्प प्राण जिसमें फेफड़ों से वायु ज्यादा निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अब हम पहले मैंने आपको स्वर में भी बताया था, जो स्वर बताए थे, अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर, ऐसे ही व्यंजन में भी होते हैं अनुनासिक व्यंजन और निरानुनासिक व्यंजन क्या होता है, तो इनको भी देख लेते हैं। और निरानुनासिक, ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में बताते हैं हम आपको। अनुनासिक व्यंजन क्या होता है, निरानुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका जो होता है, जिनमें जो वायु होती है, हवा जो होती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से, जिनका उच्चारण करने में जो हवा है नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसमें हवा नाक और मुंह दोनों से, हवा दोनों से निकलती है, यानी नाक से भी और मुंह से भी हवा निकलती है, उनको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। जैसे आप लोग अभी मैंने बताया था, हर वर्ग जो व्यंजन लिखे थे मैंने, का, अंगा, छ, छ, झ, व, ता, था, ता, का, और मा, ये जो लिखे थे मैंने, ये जो है, अब मैंने क्या होता है, इनमें जो वायु होती है, हवा जो होती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो देख लीजिए, इसको जो हम पढ़ते हैं, ये वाले जो होते हैं, हर वर्ग के पांचवा जो अक्षर होता है, उनको जब हम बोलते हैं ड, ण, व, न, म, न, ण, व, अंग, अंग, अंग। आप बोल के देखिए, अंग, अंग, अंग। तो इसमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकल रही, अंग, व, नाक और मुंह दोनों से निकल रही, न, म। प्रैक्टिकली करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप बोल के देखिए जरा इसको। तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन क्या होगा, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है। और निरानुनासिक क्या होता है, इसमें सिर्फ जो वायु होती है, जिसमें सिर्फ मुख से वायु निकलती है, नाक से नहीं, उसको निरानुनासिक कहते हैं। इसमें जो वायु होती है, ये सिर्फ मुख से निकलती है और नाक से नहीं। इसमें नाक से नहीं निकलती है, लेकिन मुख से निकलती है, ठीक है। इसको निरानुनासिक कहते हैं। इसके बाद जो भी व्यंजन बचे हुए हैं, ये सब होते हैं निरानुनासिक, ओके।
अब अनुनासिक और निरानुनासिक आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो आपको मैं बताता हूँ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन जो दो शुद्ध व्यंजनों को मिला के बनते हैं, उनको ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? जिन दो संयुक्त व्यंजनों शुद्ध व्यंजनों को मिलाने से जो व्यंजन बनता है उसको ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसका मैंने क्या बताया, दो शुद्ध व्यंजनों के मिलाने से जो व्यंजन बनता है, दो शुद्ध व्यंजनों के मेल से, दो शुद्ध व्यंजनों के इनकी संख्या 4 होती है। क्या क्या होती है? छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्या क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब ये किन दो शुद्ध व्यंजनों से मिलकर बने हैं? तो श्रा जो होता है का प्लस श्रा, का और शा से बनकर बना, षट्कोण वाला शा। ठीक है। त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बनता है, ता प्लस रा, शुद्ध व्यंजन, दो शुद्ध व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद श्रा जो होता है, जो त्रा, छ, त्रा, ज्ञा, ज्ञा जो होता है ये जा प्लस वा से मिलकर बना होता है। और श्रा जो होता है शा, शा और रा से मिलकर बना होता है। जिससे पीछे शा जो होता है कौन? सलजम वाला शा, शा प्लस रा से मिलकर बना होता है। आप लोगों को संयुक्त व्यंजन समझ में आया क्या? दो शुद्ध व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसको ही क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्यों? उनकी संख्या 4 होती है। एक बात और मैं बता दूं, जो ये संयुक्त व्यंजन है, एक बुक आती है उसका नाम है लूसेंट हिंदी। उसमें संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन गुच्छ भी कहा गया। ये चीज भी ध्यान रखना। ये जो एक बुक है क्या, लूसेंट हिंदी आती है, उसमें संयुक्त व्यंजन को संयुक्त गुच्छ भी कहा गया है। ये चीज ध्यान रखना। वो संयुक्त गुच्छ या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त गुच्छ ही संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होता है। अब आता है एक द्विगुण व्यंजन। क्या होता है द्विगुण व्यंजन? बताते हैं। द्विगुण व्यंजन आज का लास्ट ही टॉपिक का लास्ट क्या है? द्विगुण व्यंजन या व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं? व्यंजन द्वित्व किसे कहते हैं? जैसा अब हम आपको बताएं व्यंजन द्वित्व जब दो व्यंजनों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है या लिखा जाता है, तो जो इसका पहला वाला व्यंजन होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। नहीं समझ में आया? जब दो व्यंजनों को एक साथ, यानी जब दो एक सेम व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, तो उनका जो पहला वाला अक्षर होता है, पहला व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाता है और दूसरा जो व्यंजन होता है वो पूरा रहता है। जैसे कच्चा, पक्का, कच्चा, पक्का, बच्चा, 90, 70, 80 ये सब आते हैं। और जैसे दिल्ली, ये सब द्विगुण व्यंजन होते हैं या व्यंजन द्वित्व बोलते हैं। मैंने क्या बताया? जब कोई दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं, इनका जैसे एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिस उसका जो पहला वाला व्यंजन होता है
वो आधा हो जाता है और अगला व्यंजन पूरा रहता है, अगला अक्षर जो होता है वो पूरा होता है। इसे ही व्यंजन द्वित्व कहते हैं। आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या होता है व्यंजन द्वित्व। जब दो व्यंजनों को एक साथ मिला के जो लिखा जाता है तो उसका जो पहला व्यंजन होता है वो आधा और जो लास्ट वाला दूसरा व्यंजन होता है वो पूरा हो जाता है। जो पहला व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आपको बताते हैं जैसे जब कोई दो व्यंजन हो, ठीक है, जब कोई दो व्यंजन होते हैं, एक पॉइंट और है, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा डीपली बात है ज़्यादातर, तो मैं आपको बता दूं। जब दो व्यंजनों को से मिला के लिखा जाता है, जब दो व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, यदि उनके बीच में स्वर नहीं होता है तो वो उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। जब दो व्यंजन को मिला के जब दो व्यंजन एक साथ लिखे होते हैं, उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है, ठीक है, कोई स्वर नहीं होता है, तो जो पहला व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। और मैंने क्या आपको बताया व्यंजन का क्या आता है? जितने भी स्वर होते हैं वो व्यंजन के जो व्यंजन होते हैं उनका साथ स्वर हमेशा व्यंजनों के साथ मिलाने से ही बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया है, जब दो व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है और उनके जो दो व्यंजन होते हैं उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो वो जो उसका पहला जो अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। जैसे सप्ताह, जैसे सप्ताह मैंने बताया आपको, इसमें दो व्यंजन हैं, शा के बाद तो एक स्वर आ रहा है, लेकिन जो पा और ता है, पा और ता, लेकिन इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। उसके बाद ता के बाद आ रहा है, दूसरा स्वर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं पाया जा रहा है। तो इसीलिए जो पहला वाला वो होता है, ठीक है, जो पहला वाला है इसीलिए वो आधा लिखा जाता है। आपको ये चीज समझ में आई? नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर ये उससे भी ज़्यादा डीपली हो गई है, तो समझ में आ गए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। इसके बाद मैं जो बता दूं आपको, एक और पॉइंट है, ये कोई आपको ज़्यादा बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप किताबें एक दो पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये डाटा मिलेगा नहीं। ये कई किताबें पढ़ने से ही तब मैं आपको ये जो दे रहा हूँ, वो जो मैं डाटा दे रहा हूँ वो आपको बहुत कुछ खर्च करने के बाद ही मिलेगा, या बहुत किताबें पढ़ने के बाद, ढूंढने के बाद तब मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चलो अब बता ही दिया, तो जब दो, ये चीज़ समझ में आ गई है। इसके बाद जब दो महाप्राण व्यंजन, जब दो महाप्राण व्यंजन एक साथ कभी नहीं लिखे जाते, जैसे, लेकिन वो होते हैं व्यंजन द्वित्व ही, और जब दो महाप्राण व्यंजन एक साथ हमेशा कभी नहीं लिखे जाते हैं, जैसे होता है अच्छा, मट्ठा, अच्छा हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खी हो गया, और मक्खी, अच्छा, मट्ठा, और यही है, अच्छा हो गया, मट्ठा हो गया, मक्खी हो गया, मुट्ठी, क्या क्या मैंने बताया, अच्छा, मट्ठा और मुट्ठी, अच्छा, मट्ठा, मक्खी, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब दो महाप्राण व्यंजन हमेशा एक साथ नहीं लिखे जाते। इसमें देख लीजिए, ये चा जो है अल्पप्राण, ये महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, लेकिन ये जो है ये होते व्यंजन द्वित्व ही, ठीक है, होते व्यंजन द्वित्व ही। जैसे मैंने आपको, व्यंजन द्वित्व क्या होता है, जब दो व्यंजनों को आपस में मिला के लिखा जाता है तो उनका पहला अक्षर आधा हो जाता है। इसमें जब महाप्राण अल्पप्राण हमेशा जब आपस में होंगे तो उसका जो अल्पप्राण और महाप्राण, जो महाप्राण होता है वो कभी दो अक्षर महाप्राण जो एक साथ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ होती है। ये ज़्यादातर आपको समझ में नहीं आया होगा, इसमें ये ज़्यादा डीपली बात हो गई है। समझ में आ गया तो अच्छा है,
तो आज मैंने आपको जो हिंदी का एक टॉपिक उठाया था वर्णमाला, इसको मैंने पूरी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। जहाँ तक मैंने जो भी बताया है आपको, जो डाटा मैंने दिया है आपको, यदि आप प्रॉपर नोट्स बना के एक दो बार लगातार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई भी लेवल, किसी भी लेवल का आप पेपर दीजिए, किसी भी लेवल का आप पेपर दीजिए, यदि वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो जितना मैंने पढ़ाया वो यहीं से आएगा। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आप देख लेना, अब आप लोग कोई भी सॉल्व पेपर या अनसॉल्व या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और वर्णमाला टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर डालिए। वहाँ से कोई क्वेश्चन यदि आपका फंस जाए तो हमसे कहना, और जो फंसता है उसको हमारे जो ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आज मैं आपको ये अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल 87821811, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और मैं इसमें ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। गर्ल्स का जो ग्रुप होगा वो अलग होगा, बॉयज़ का अलग होगा, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। जैसे कोई भी वो हो, यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस थ्रू जो भी कोई एग्ज़ाम होता है, यूपी पुलिस हो गया, ये जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस अब हम अपने इस व्हाट्सएप नंबर के से कराएंगे। इस पे मैं आपको देंगे पे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वो कराएंगे, उसकी प्रैक्टिस लगातार मैं टॉपिक बाय टॉपिक कराता रहूँगा। तो आप लोग अपना अपना जो भी है, जिसको जिसको ऐड होना है इसमें आप लोग मैसेज कर देंगे, मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। फिलहाल में जो गर्ल्स होंगी वो अलग लिख देंगी और जो बॉयज़ होंगे हमेशा अलग, उनको अलग अलग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपसे यही कहता हूँ कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भाइयों को जोड़िए इसमें, जिससे हम लोगों का कंपटीशन और अच्छा हो और हमको मोटिवेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा तो ज़रूर इसको लाइक करो, यही आपसे वो है, गुजारिश है, ठीक है। तो अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू।